Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is क्वेश्चन आंसर रिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी। प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। तो हम पार्ट 3 को, यानी ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम खत्म करने की कोशिश करेंगे इस पूरे सेक्शन को। तो माइफोप्रोस्टोन के 3 साइड इफेक्ट हैवी ब्लीडिंग, जीआईटी इफेक्ट होते हैं और एब्डोमिनल पेन होता है। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर के नाम सुनाओ। एकोरबोस, मिग्लिटोल। 2 क्लिनिकल यूजेस ऑफ एज़ेथियोपराइन। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, दूसरा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और हेमोलिटिक एनीमिया है। 2 ऐसे कंडीशन जिसमें साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 2 इनहिबिटर यूज़ हो सकती है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। ग्लूटाजोन में पियोग्लूटाजोन, रोसिग्लूटाजोन, ट्राइबोग्लूटाजोन आती है। फिर प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ये थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा T4 की T3 के अंदर कन्वर्जन को, जो कि डीआयोडीनेज से होती है, उसको भी ब्लॉक कर देती है। अब 2 कौन से प्रोसेस होते हैं जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है। तो पहला फॉस्फोलाइपेज और दूसरा साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है। साइक्लोस्पोरिन की वजह से वायरल इन्फेक्शन और लिम्फोमा काफ़ी कॉमन है और ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए मैनिटोल डायूरेसिस करती है। ग्लूटाजोन या थायोजोलिडाइनडायोन्स होती है, उनकी टॉक्सिसिटी के अंदर वेट गेन, एडीमा और हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है, स्पेसिफिकली ट्रोग्लूटाजोन से। सल्फोनालयूरिया की 2 इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया है और डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन है, लेकिन ये सेकंड जनरेशन के साथ ऐसा नहीं होता। जो सेकंड जनरेशन के साथ होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया है। सेकंड जनरेशन के अंदर ग्लिम्बुराइड और ग्लिम्पेजाइड आती है। ठीक हो गया। अब कौन सी 2 ड्रग होती है जो कि सुक्राल्फेट की एक्शन के साथ इंटरफेयर करती है, क्योंकि जो सुक्राल्फेट होते हैं एंटासिड की मौजूदगी में सही तरह काम नहीं करते और दूसरा H2 ब्लॉकर की प्रेजेंस में भी सही तरह काम नहीं करते, क्योंकि सुक्राल्फेट को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए पॉलीमराइजेशन के लिए। अब कौन सा एंटासिड ओवर यूज की वजह से हो सकता है। तो जो एंटासिड होते हैं वो बायो एब्जॉर्प्शन को या बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देती है या यूरिनरी एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है बाय अल्टरेशन ऑफ पीएच। अब जिलियोटाइन लिपोक्सिजीनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जबकि जो एंजाइम्स एनसेट, एस्टामाइनोफेन और साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 2 इनहिबिटर है, तो वह साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। अब कोल्चिसिन को एक्यूट गाउट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली ओरली, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जीआईटी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो इंडोमेथासिन है वो रिलेटिवली लेस टॉक्सिक होती है। माइसोप्रोस्टोल का कॉमन साइड इफेक्ट है डायरिया है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन इवन एनालॉग होती है। एस्टामाइनोफेन को ओवरडोज लेने की वजह से हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर को यूज करने की वजह से जीआईटी डिस्टर्बेंस है, फ्लैचुलेंस हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है। क्लोपिडोग्रेल टिक्लोपिडीन की वजह से न्यूट्रोपिनिया हो सकता है, टिक्लोपिडीन की वजह से। ठीक है, उन पेशेंट में यूज करते हैं जो एस्पिरिन को टॉलरेट नहीं कर सकते। थर्मोलिटिक को यूज़ करने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अब इंसुलिन का एक्शन लीवर के ऊपर, मसल्स के ऊपर, एडिपोज टिश्यू के अंदर। इंसुलिन लीवर के ऊपर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बढ़ा देती है, मसल के अंदर ग्लाइकोजन और प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, सिंथेसिस को बढ़ा देती है इंसुलिन, और पोटेशियम की अपटेक कराती है। एडिपोज टिश्यू के अंदर टैग की स्टोरेज को फैसिलिटेट करती है। साइक्लोस्पोरिन के 2 क्लिनिकल यूज, तो ऑर्गन रिजेक्शन और दूसरा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिस तरह किडनी ट्रांसप्लांटेशन था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। जो ज़ाफिलोकास्ट है एंटी ल्यूकोट्राइन होती है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर को इनहिबिट कर देती है, स्पेसिफिकली ल्यूकोट्राइन D4 वगैरह। ठीक है। जो जिलियोटन है वो लिपोक्सिजीनेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। अब कहती है कि जिनके आखिर में EN आ रहा है तो वह हेलोथीन होती है, इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक होती है। ओके, जिनके आखिर में एज़ीपाम आ रहा है तो वो डायज़ीपाम वगैरह, तो वो बेंजोडाइज़पीन होती है। जिसके लास्ट में एज़ीन आ रहा है, फॉर एग्जांपल क्लोरप्रोमाज़ीन, तो वो फिनोथायोज़ीन होती है। न्यूरोलेप्टिक और एंटीएमेटिक यूज़ होता है। जिनके आखिर में एज़ोल आता है तो वो कीटोकोनाज़ोल है, एंटी फंगल ड्रग होती है, एज़ोल कैटेगरी से बिलोंग करती है। जिनके आखिर में बारबिटल आता है, फॉर एग्जांपल फिनोबारबिटल, तो वो बारबिटूरेट होती है। जिनके लास्ट में केन आता है, लाइक लिडोकेन, तो वो लोकल एनेस्थेटिक होती है। ठीक है। और जिनके लास्ट में सिलिन आता है तो वो पेनिसिलिन होती है। जिनके लास्ट में साइक्लिन आता है तो एंटीबायोटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती है। जिनके लास्ट में पिरामीन आता है, इप्रामीन, तो वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है। जिनके आखिर में इनाविर आता है, लाइक सुकिनाविर, तो वो प्रोटीएज इनहिबिटर होती है। जिनके आखिर में ओएल आता है तो वो बीटा एगोनिस्ट होती है। जिनके लास्ट में ओपेरिडोल आता है, लाइक हेलोपेरिडोल, तो वो बीटारोफिनोन होती है, न्यूरोलैप्टिक होती है। ओके, जिनके आखिर में ऑक्सिन आ रहा है तो वो डाइजॉक्सिन होती है, कार्डियोग्लाइकोसाइड होती है। जिनके लास्ट में फाइलिन आ रहा है तो वो थियोफाइलिन है, मिथाइलजेंथिन होती है। जिनके लास्ट में पिरल आता है तो वो एस इनहिबिटर होती है। जिनके लास्ट में टीरोल आता है तो वो बीटा 2 एगोनिस्ट होती है। जिनके लास्ट में टिडीन आता है तो वो H2 एंटागोनिस्ट होती है। जिनके लास्ट में ट्रिप्टलिन आता है तो वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है। जिनके लास्ट में ट्रोपिन आता है तो वो पिट्यूटरी हार्मोन है, लाइक सोमैट्रोपिन है। जिनके लास्ट में जोसिन आता है, लाइक प्राजोसिन है, तो वो अल्फा 1 एगोनिस्ट होती है। ओके, फिर अब आइसोप्रोटीनोल का पूछ रहा है, तो जो आइसोप्रोटीनोल है बीटा 1 बीटा 2 को ब्लॉक कर देती है, स्टिमुलेट करती है। एडवर्स इफेक्ट में टैकीकार्डिया हो सकता है।
एल्बेंटिरोल का पूछ रहा है द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, तो एल्बेंटिरोल होती है बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, सिलेक्टिव होती है, लेकिन इसको यूज़ करने की वजह से टैकीफाइलेक्सिस, टैकीकार्डिया, टॉलरेंस वगैरह हो सकती है। थियोफाइलिन का पूछ रहा है, तो थियोफाइलिन है ये मिथाइलजेंथीन होती है, ब्रोंकोडायलेशन कराती है और ये फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट कर देती है। इसके अलावा एडिनोसिन के अपटेक को भी ब्लॉक कर देती है, एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। इपराट्रोपिया मस्कुलिनिक ब्लॉकर होती है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करती है। पैक्लोमेथासोन और प्रेडनोसिन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है, ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर देती है, साइक्लोऑक्सीजिनेज को भी इनहिबिट कर देती है। तो स्टेटस अस्थमैटिकस के अंदर प्रेडनिसोलोन यूज़ की जाती है इन कॉम्बिनेशन विद एल्बेंटिरोल। साल्बिटिरोल का पूछ रहा है, तो ये लाबा होती है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है। एडवर्स इफेक्ट में ट्रेमर और एरिथमिया है। माइसोप्रोस्टोल का क्लिनिकल यूज़ है कि एनसेट की वजह से जो पेप्टिक अल्सर है उसको प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये पीडीए को मेंटेन करती है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को। क्लोमिफेन इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हेपरिन एंटीकोगुलेंट है, प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रोक है, एंजाइना है, एमआई या डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है। सिलिडेनाफिल इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सुक्रालोपेट पेप्टिक अल्सर के लिए इस्तेमाल होती है। वारफेरिन क्रोनिक एंटीकोगुलेशन के लिए, वही ऊपर वाली कंडीशन है हेपरिन वाली, लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक, इस्कीमिया वगैरह। माइफेप्रोस्टोन अबॉर्टिव पेशेंट हो जाता है। टेक्नोलिमस इम्यूनोसप्रेसिव होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट के अंदर यूज़ किया जाता है। ग्लूटाजोन क्या करती है, पीपीईआर गैमा पे जाके बाइंड करती है, सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। एंटी एंड्रोजन फिनोस्टेरॉइड, जो फिनोस्टेरॉइड होता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, ये बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया और इसको ट्रीट करने के लिए, एलोपीकिया वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हेपरिन को मॉनिटर करने के लिए एपीटीटी होता है, जबकि वारफेरिन को मॉनिटर करने के लिए पीटी होता है। जो पीटी है वो एक्सट्रिंसिक के लिए, जबकि एपीटीटी किसके लिए होता है, इंट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है। थ्रोम्बोलिटिक के लिए अर्ली, यानी थ्रोम्बोलिटिक किसके लिए यूज़ करते हैं, अर्ली मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए, जबकि एस्पिरिन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सुक्राल्फेट एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में पॉलीमराइज होगा, नेक्रोटिक पेप्टिक अल्सर पे जाके बाइंड करता है, इसके अलावा बैरियर भी बना लेता है। साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 2 इनहिबिटर का क्या मैकेनिज्म है, टाइप 2 को ब्लॉक कर देते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी सेल के ऊपर पड़ा हुआ होता है। साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 1 को स्पेयर कर देती है जो कि स्टोमक के म्यूकोजा के ऊपर पड़ा हुआ होता है और ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को मेंटेन करता है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। क्रोमाइलिन मीडिएटर को रिलीज नहीं होने देती, प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है, एक्यूट अटैक में इस्तेमाल नहीं करते। फ्लूटामाइड नॉन स्टीरॉयडल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है एंड्रोजन का, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, तो ये प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्लूटामाइड को। इसके बाद जो कीटोकोनाजोल स्पाइनोलैक्टोनस स्टेरॉइड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में यूज करते हैं टू प्रिवेंट हिर्सुटिज्म। एस्टामिनोफेन साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 जो सीएनएस में होता है उसको ट्रीट करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एलोपेरिनोल ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, क्रोनिक गाउट में इस्तेमाल होती है, जबकि एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को ब्लॉक कर देती है। क्लोमिफेन पार्शियल एगोनिस्ट एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को पिट्यूटरी के ऊपर ब्लॉक कर देती है, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करवा देती है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर देती है। कोल्चिसिन का एक्यूट गाउट में क्या यूज़ होता है, जो कोल्चिसिन होती है डिपोलिमराइजेशन करती है माइक्रोट्यूब्यूल में, कीमोटैक्सिस को मिनिमाइज कर देती है, डीग्रेनुलेशन को मिनिमाइज कर देती है। साइक्लोस्पोरिन साइक्लोफिलिन पर जाके बाइंड करती है, ठीक है, आगे टी सेल की डिफरेंशिएशन और एक्टिवेशन को मिनिमाइज कर देती है। इंटरल्यूकिन 2 और इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। हेपरिन एंटीथ्रोमिन 3 को एक्टिवेशन करवा देती है। जो माइफेप्रिस्टोन होती है ये प्रोजेस्टिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। माइसोप्रोस्टोल पीजीई1 है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की प्रोटेक्शन करता है, एचसीएल के सेक्रेशन को मिनिमाइज कर देता है। एनसेड साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 1 और टाइप 2 को ब्लॉक कर देती है। ओमेप्राजोल लैंसोप्राजोल हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर एटीपीएस को ब्लॉक कर देती है रिवर्सिबली, जो कि पैराइटल सेल के ऊपर पड़ा हुआ होता है। प्रोबेनिसेट एसिड क्रॉनिक गाउट में इस्तेमाल होती है, यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है। सिल्डेनाफिल या विएग्रा क्या करती है, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस टाइप 4 को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाएगा। कॉर्पुरा कैवर्नोजम के अंदर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कराती है, पीनल रिलैक्सेशन करवा देती है। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम अल्फा ग्लूकोसिडेज को ब्लॉक कर देते हैं, शुगर की हाइड्रोलिसिस को मिनिमाइज कर देते हैं और इनके एब्जॉर्प्शन को भी मिनिमाइज कर देते हैं। पोस्ट प्राइंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर देती है। फॉस्फोलाइपेज A2 और साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को इनहिबिट कर देती है। H2 ब्लॉकर हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। सल्फोनालयूरिया एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। थ्रोम्बोलिटिक क्या करती है, ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करा देती है, ठीक हो गया, ओके। और जो टीपीए होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन, यानी ऐसा प्लाज्मिनोजन जो फिब्रिन से बाउंड है, सिर्फ उसी को एक्टिवेट कराती है। टिक्लोपिडिन और क्लोपिडाग्रिल एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, ओके। वारफेरिन या कोमेडिन या कोमरिन, ये विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को मिनिमाइज कर देती है। 2 के साथ 9 10। एज़ाथियोप्रिन से एंटी मेटाबोलाइट डेरिवेटिव होता है 6 मार्केप्टोप्यूरिन का, यानी 6 मार्केप्टोप्यूरिन से क्या प्रोड्यूस होता है, एज़ाथियोप्रिन, जो आगे न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है।
लियोप्रोलाइड GnRH एनालॉग है। जब इसको पल्सेटाइल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये एगोनिस्ट है, लेकिन कंटीन्यूअस फॉर्म में दोगे तो एंटागोनिस्ट होती है। इनिशियली LH और FSH को स्टिमुलेट करवा देती है। टेक्नोलिमस या FK506 ये साइक्लोस्पोरिन जैसी होती है, बाइंड करती है इंटरल्यूकिन 2 की सिक्रीशन को मिनिमाइज कर देती है। सिल्डेनाफिल पीनस को फिल कर देती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, आगे क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एल्यूमिनियम होती है, ओके, आपको पता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेटिव एक्शन रखती है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ये लैक्सेटिव होती है, एंटी कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग होती है, डायरिया करवा देती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मस्ट गो टू द बाथरूम, यानी ये डायरिया को इंडिकेट करने को कह रही है। ठीक है, वारफरीन एक्सट्रिंसिक पाथवे को अफेक्ट करती है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। ठीक है, जबकि इंट्रिंसिक वाला हेपेरिन होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन यूग्लाइसिमिक होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देती है, ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा देती है, और इसके अलावा सीरम ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। यूग्लाइसेमिक होती है। एंडोमेथासिन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को क्लोज कर देती है। हेपरिन के एक्शन को एंटागोनाइज करने के लिए प्रोटामिन सल्फेट यूज करती है। ओके, सिल्डेनाफिल को अगर नाइट्रेट के साथ लेंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोटेंशन हो सकती है। जाफिलोकास्ट क्या करती है, ब्रोंकियल टोन को बढ़ा देती है। ओके, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो गाउट होता है, गाउट को ट्रीट करने के लिए, यानी जो एलोपिनुनोल होती है और फिबॉक्सिस्टैट है, क्रॉनिक गाउट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कोल्चिसिन एक्यूट गाउट के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके बाद प्रोबेनिसिड एसिड होती है, क्रॉनिक गाउट के अंदर इस्तेमाल होती है। कौन से पेशेंट्स को माइसोप्रोस्टोल नहीं लेना चाहिए, तो जो माइसोप्रोस्टोल होती है, ऐसे वुमन जो चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल रखती है, तो उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी पेशेंट होती है। किसका सबसे ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होता है, तो सिमेटिडीन है, इसका एंटी एंड्रोजन इफेक्ट होता है। क्रिएटिनिन की रीनल एक्सीनेशन को कम कर देती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा टॉक्सिक होती है। सल्फोनाल यूरिया इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर इनएक्टिवेट होती है, क्योंकि ये इनको बीटा सेल की एक्टिविटी चाहिए होती है। एस्टल्डिहाइड का मेटाबॉलिज्म होती है एस्टल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, इसको ब्लॉक करने वाला डाइसल्फिराम होता है, और दूसरी एंटीबायोटिक भी होती है, इसमें सल्फोनाल यूरिया मेट्रोनिडाजोल आती है। ओके, अब पीएच डिपेंडेंट यूरिनरी ड्रग एलिमिनेशन है। वीक एसिड को अगर आपने एलिमिनेट कराना है, तब आपने यूरिन को एनालाइज करना है सोडियम बाइकार्बोनेट से। बेस को एलिमिनेट कराना है, तब आपने यूरिन को एसिडिफाई बनाना है अमोनियम क्लोराइड से। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कोमा हो गया है, इमरजेंसी के अंदर आपने कोमा को किस तरह से ट्रीट करना है, तो फिर एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और डेक्स्ट्रोस है। फिर इसके अलावा नियासिन होती है, और इसके अलावा नार्केन वगैरह ये भी यूज़ कर सकते हैं। कोमा सिचुएशन में क्या आपने रूल आउट करना है, अब उसको छोड़ो। लेड पॉइजनिंग की क्या स्पेसिफिसिटी होती है, तो ब्लू लाइंस होती है जिंजोवा के ऊपर, लॉन्ग बोन्स के ऊपर होती है, एन्सेफलोपैथी होती है। ओके, ठीक हो गया। और फुट ड्रॉप है, एब्डोमिनल कॉलिक होती है, सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है। लिस्ट द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर एस्टामाइनोफेन की वजह से एसिटाइलसिस्टीन होता है। ओके, इसके अलावा एम्फेटामिन के लिए एंटीडोट होता है अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि एम्फेटामिन क्या है, वीक बेस होती है, इसको एलिमिनेट करने के लिए यूरिन को एसिडिफाई बनाना होता है। इसके बाद एंटीकोलिनेस्टरेज और गैनोफॉस्फेट के लिए एंटीडोट एट्रोपिन और पैरालिटॉक्सिम होता है। ठीक है, और जो स्पेसिफिक एंटीडोट होता है एंटीकोलिनर्जिक के लिए, तो वो फाइसोस्टिग्मिन होता है। ठीक है, यानी एट्रोपिन के लिए है। आर्सेनिक के लिए जो एंटीडोट होता है डाइमर कैप्टोल और सक्सिमर होता है। स्पेसिफिक एंटीडोट बेंजोडाइज़ेपिन के लिए फ्लोमाजेनिल होता है। बीटा ब्लॉकर के लिए ग्लूकागोन होता है। कार्बन मोनोक्साइड के लिए हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी होती है। कॉपर के लिए पेनिसिलिन होता है। साइनाइड के लिए नाइट्राइट्स लिखना चाहिए था, हाइड्रोक्सोकोबालामीन, थायोसल्फेट वगैरह यूज़ करते हैं। डिजिटालिस के लिए पोटेशियम के को नॉर्मलाइज करते हैं। लिडोकेन है और एंटी डिजिबाइंड एंटीबॉडी होती है। हेपरिन के लिए प्रोटामीन होता है। आयरन के लिए डिफ्रॉक्सामिन या डिफ्रोसिडॉक्स होता है। लेड के लिए ईडीटीए, डाइमर कैप्रोल, सक्सीमर और पेनिसिलिन होता है। एथेनॉल मिथानॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए एंटीडोट एथेनॉल डायलिसिस और फॉर्मिटाजोल होता है। ठीक है, मेथिमोग्लोबिनीमिया के लिए मिथाइलिन ब्लू होता है। ओपियाइड के लिए नाल्ट्रिक्सोन नालेक्सोन होता है। सैलिसाइलेट के लिए यूरिन को अल्कलाइनाइज बनाना होता है। डायलिसिस करनी होती है। स्ट्रेप्टोकाइनेस के लिए अमाइनो कैप्रोइक एसिड होता है। ट्राइनेक्सेमिक एसिड होता है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वारफरिन के लिए विटामिन के और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो एथेनॉल के लिए कहने का मतलब कि कौन सी प्रोडक्ट होती है मेटाबॉलिज्म अगर एथेनॉल से, तो एस्टल्डिहाइड होती है। आगे जो एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एस्टल्डिहाइड बनाता है, अगर वो एक्युमुलेट हो जाए तो नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, हाइपोटेंशन करवा देता है। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से ऑक्सैलिक एसिड बनेगा जो एसिडोसिस और नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवा देता है। मेथनॉल की वजह से फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड बनेगा जो आगे एसिडोसिस और रेटिनल डैमेज करवा देगा। ऑप्थेल्मोटॉक्सिक होता है। ओके, एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के विड्रॉल की वजह से होती है। एक ग्रैनुलोसाइटोसिस क्लोजामिन की वजह से होता है। कार्बामेज़ेपिन की वजह से होता है। कोल्चिसिन की वजह से होता है। पीटीयू की वजह से होता है। तो उसका निमोनिक क्या होता है, C3P। ओके,
इसके बाद है एनाफिलैक्सिस पेनिसिलिन की वजह से होता है, प्लास्टिक एनीमिया क्लोरामफेनिकोल की वजह से होता है, इसके अलावा एनसेड की वजह से भी होता है, प्रोपाइलथायोरेसिल की वजह से भी होता है और फेनिटोइन की वजह से भी होता है। एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट की वजह से होती है, कार्डिक टॉक्सिन एंथ्रासाइक्लिन की वजह से होती है, सिंकोनिज्म कोनिडीन की वजह से होती है, कफ एस इनहिबिटर की वजह से होती है, क्यूटेनियस फ्लशिंग नियासिन की वजह से, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से होती है और एडिनोसिन की वजह से होती है, वेनकोमाइसिन की वजह से होती है, हिस्टामिन को रिलीज करवाने की वजह से होती है, डायबिटीज इंसिपिडस लिथियम की वजह से होती है, डाइसल्फिनाम लाइक रिएक्शन मेट्रोनिडाजोल से, साफ्लोस्पोरिन से, प्रोकार्बाजिन और सल्फोनाल यूरिया से होता है, ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म हेलोपेरिडोल की वजह से होती है, क्लोरप्रोमाजीन है, रिजर्पिन है और एमपीटीपी होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सेप्टम क्लोरप्रोमाजीन से होती है, थायराइड डिजीज से होती है, हेलोपेरिडोल से होती है, फेनिकोनिक सिंड्रोम टेट्रासाइक्लिन से और टिनोफोविर की वजह से होता है। ओके, हेपाटिक नेक्रोसिस हैलोथिन की वजह से होती है, वाल्प्रोइक एसिड की वजह से होती है, एस्टामाइनोफेन की वजह से होती है। ओके, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनस डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर हिमोलिसिस सल्फोनामाइड की वजह से होती है, आइसोनियाज़ोइड की वजह से होती है, अमाइनोसैलिसिलिक एसिड की वजह से होती है, इबुप्रोफेन की वजह से होती है, प्राइमाक्विन है, नाइट्रोफेरेंटोइन है, पिरामिथामिन है, क्लोरामफेनिकोल की वजह से होती है, जिंजुवल हाइपरप्लेजिया फेनिटोइन की वजह से होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोरामफेनिकोल की वजह से होता है, गायनिकोमास्टिया सिमेट्रिडिन कीटोकोनाजोल स्पाइनोलैक्टोन डिजिटालिस की वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है, हेपेटाइटिस आइसोनियाज़ोइड की वजह से होता है, हॉट फ्लैशेस टोमैक्सोफिन की वजह से होते हैं, न्यूरोनेफ्रोटॉक्सिक पॉलीमिक्सेंस होती है, ऑस्टियोपोरोसिस कोर्टिकोस्टेरॉइड और हाइपरिन से होता है, ऑटोनेफ्रोटॉक्सिटी अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है, लूप डाययूरेटिक होती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ वैनकोमाइसिन होती है, सिस्प्लास्टिन होती है, सिस्प्लैटिन है। ओके, सी जो इंड्यूसर है उसमें बार्बिचूरेट, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, रिफेम्पिन, क्रिसोफिलिपिन और क्विनिडीन होती है। इनहिबिटर के अंदर सिमेटिडिन, कीटोकोनाजोल, ग्रेपफ्रूट जूस, इरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाज़ोइड और सल्फोनामाइड है। फोटोसेंसिटिविटी के अंदर टेट्रासाइक्लिन है, इमिड्रियोन आती है, ओके, और इसके साथ सल्फोनामाइड होती है। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइडस क्लिंडामाइसिन की वजह से, एम्पिसिलिन की वजह से होता है, पल्मोनी फिब्रोसिस बुसल्फिन की वजह से, इमिड्रियोन की वजह से, बिलियोमाइसिन की वजह से होती है। जबकि एसएलई आइसोनियाज़ोइड की वजह से होता है, फेनिटोइन है, प्रोकेनामाइड और हाइड्रोलेजिन होता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इथोसुक्सामाइड, सल्फोनामाइड और लैमोट्रिजिन की वजह से होता है, टार्डिव डिस्काइनेसिया एंटीसाइकोटिक की वजह से होता है, टेंडिनाइटिस और रप्चर फ्लोरोक्विनोलोन की वजह से होता है, थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन ओरल कंट्रासेप्टिव की वजह से होती है, टोर्सोडीएस पॉइंटिस 1A और टाइप 3 से होता है, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस मेथिसिलिन की वजह से होती है। इसके अलावा रिफेम्पिन है, फ्लोरासिमाइड है, सल्फोनामाइड और एनसेट होती है। ओके, इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में कांस्टेंट फ्रैक्शन और ड्रग एलिमिनेट होती है। फेज 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती है ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस आ जाती है। ठीक हो गया। ओके, जो फेज 2 के अंदर एसिटाइलेशन है, ग्लूकुरोनाइडेशन है, सल्फेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन होती है, पोलर प्रोडक्ट बनती है। फुल और पार्शियल एगोनिस्ट में फ़र्क ये होता है कि जो फुल है इसकी एफिकेसी ज़्यादा होती है, पार्शियल के पास एफिकेसी रिलेटिवली जैसी नहीं होती। ठीक हो गया। जो स्पेयर रिसेप्टर होते हैं, स्पेयर रिसेप्टर में क्या होता है कि जो केडी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, या बी मैक्स होती है वो ई मैक्स से ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस डोज को किस तरह से मालूम कर सकते हैं? तो मेंटेनेंस डोज किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्लियरेंस के ऊपर, जबकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लोडिंग डोज के लिए होता है। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? ये कर्व को, ड्रग रिस्पॉन्स कर्व को शिफ्ट कर देते हैं राइट की तरफ, Km को बढ़ा देती है, ई मैक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं, ई मैक्स को कम कर देते हैं, लेकिन Km के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ड्रग अप्रूवल के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप नंबर 1 क्लिनिकल टेस्ट होती है, स्टेप नंबर 1, 2, 3 के बाद रिलीज हो जाती है, स्टेप नंबर 4 के अंदर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होती है। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन 4 से लेकर 5 हाफ लाइफ के अंदर अटेन हो जाती है। ओके, ठीक है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अंदर कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है। एथेनॉल के अंदर होती है, एस्पिरिन के अंदर होती है, या अच्छा ESA का मतलब है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, एस्पिरिन है। ठीक है। तो क्लियरेंस का फार्मूला होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन ओवर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी ओवर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है। लोडिंग डोज का फार्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको CP से मल्टीप्लाई करना और बायो अवेलेबिलिटी से डिवाइड कर देना है। ओके, ठीक है। तो सिम्पैथोमेमेटिक के अंदर एपिनेफ्रिन है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 पर जाके बाइंड करती है। कार्डिक डीकम्पनसेशन है, तो आपने परफ्यूजन को मेंटेन करना है, ओके, और हाइपर टेंशन को भी ट्रीट करना है, तो उसके लिए डोपामिन यूज़ करते हैं। स्कोपोलामीन एंटी मस्कुलिनिक ड्रग होती है मोशन सिकनेस वगैरह के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो एक्सेसिव स्लाइवेशन है तो उसके लिए एट्रोपिन वगैरह देनी होती है। डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के अंदर सक्सिनाल्कोलिन आ जाती है। ठीक है। ओके, जो डेंटोलिन है ये कैल्शियम की रिलीज को मिनिमाइज कर देती है। इसके बाद जो सिम्पैथोमिमेटिक होते हैं हाइपरटेंशन है रीनल डिजीज के अंदर, तो वो सेंट्रली एक्टिंग अल्फा एगोनिस्ट यूज़ करेंगे। वेजो कंस्ट्रक्शन भी कराई और लोकल एनेस्थीसिया, तो वो इनडायरेक्ट एगोनिस्ट होते हैं, जो कोकेन वगैरह होती है। जो कोकेन होती है, ठीक है, वो कोकेन किससे मैकेनिज्म को शेयर करती है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से। दोनों नेट को ब्लॉक कर देती है। दो विटामिन बीटा 1 पे जाके बाइंड करती है, ग्वानिथिडिन रिलीज को ब्लॉक कर देती है। एंजियोटेंसिन 2
प्री सिनेप्टिकली बाइंड करता है, नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ा देता है। बोtulinum टॉक्सिन एसिटाइलकोलिन के रिलीज को मिनिमाइज कर देता है, मसल पैरालिसिस करवा देता है। डेंट्रोलिन कैल्शियम के रिलीज को मिनिमाइज कर देती है। नॉरएपिनेफ्रिन अपने ही प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है, अल्फा 2 पर अपने ही रिलीज को ब्लॉक कर देता है। एसिटाइलकोलिन अपने प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर पर बाइंड करती है, लेकिन जो प्री सिनेप्टिक होते हैं एसिटाइलकोलिन के वो M1 होते हैं, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन के लिए अल्फा 2 होते हैं। हेमिकोलिनियम ये कोलिन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती है। ओके, अगर आपने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का पेशेंट देखा है तो उसको कैसे रिवर्स करोगे? नियोस्टिग्मिन और एड्रोफोनियम दोगे। हेक्सामिथोनियम है तो फिर उसके हार्ट रेट पे क्या होगा? उसका हार्ट रेट 100 तक चला जाएगा। सिंपैथेटिक और वेगल स्टिमुलेशन दोनों ब्लॉक हो जाती है, लेकिन एस नोड के पास एक इंट्रिंसिक पेस होती है 100 बीट सेकंड से, जो कि नॉर्मली चेक होती है वेगल स्टिमुलेशन से। आइसोप्रोटिनोल दी गई है तो आइसोप्रोटिनोल बीटा 1 बीटा 2 दोनों को स्टिमुलेट करवा देती है। नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 2 के जरिए प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन करती है। रिजर्पिन स्टोरेज को ब्लॉक कर देती है। ओके, नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लॉक करती है, डोपामिन को ब्लॉक नहीं करती। अब कौन से ड्रग इंडायरेक्टली जाके बाइंड करती है? एम्फेटामिन, इफेड्रिन और टेरामिन होती है। जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने वाली फाइसोस्टिग्मीन है। अस्थमा और सीओपीडी के अंदर इप्राट्रोपियम आ जाएगा। एंटी मस्करिनिक ड्रग अस्थमा के लिए तो इप्राट्रोपियम है, जबकि ट्रियोट्रोपियम, इमिक्लेडिनियम ये इस्तेमाल होती है सीओपीडी के लिए। कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर है पैराथियोन के, तो उनका मिमोनिक होता है डम्बल्स। डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रोंकोस्पैज्म, ब्रेडिकार्डिया, एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड सीएनएस, लैक्रिमेशन, स्वेटिंग और सलाइवेशन होती है। विथिनाकोल ब्लेडर और बोवल वाल दोनों के स्मूथ मसल को एक्टिवेट कर देती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव और न्यूरोजेनिक आलियस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है और यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो नियोस्टिग्मीन है ये भी आलियस के लिए और यूरिनरी रिटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा माइस्थीनिया ग्रेविस है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके काम करती है। एम्फेटामिन नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और ओबेसिटी होती है, तो इसका मिमोनिक होता है NOA। ठीक है, इसके बाद नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के अंदर ट्यूबाकुलिन है, एट्रोक्यूरियम है, सिजाट्रोक्यूरियम है, म्यूकोरियम है, विक्रोनियम है, पैनिक्रोनियम होती है। सक्सिनालकोलिन का फेज 1 और फेज 2 होता है। फेज 1 में प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन कराती है, कोई एंटीडोट नहीं होता, एंटीकोलिनेस्ट्रेज से एक्शन पोटेंशिएट होता है। फेज 2 में रिपोलराइजेशन हो जाती है, लेकिन ब्लॉक हो जाती है स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन। इस केस में एंटीकोलिनेस्ट्रेज यूज कर सकते हैं एज एन एंटीडोट। इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर एम्फेटामिन, इफेड्रिन और टेरामिन होती है। ओके, बीटा 2 एगोनिस्ट के अंदर अल्बिट्रियोल, मेटाप्रोटिनोल और टर्बिटालिन होती है। कौन सी कोलिनर्जिक ड्रग होती है रिलीज को ब्लॉक कर देती है? तो वो बोचुलिनम होती है। डायग्नोसिस के अंदर और डिफरेंशिएशन के अंदर एड्रोफोनियम आती है। ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए फाइसोस्टिग्मिन, पाइलोकार्पिन है, कार्बाकोल और इकोथायोफेट आ जाती है एंटी कोलिनेस्ट्रेस या कोलिनोमिमेटिक के अंदर। ठीक है, अब इकोथायोफेट एंटीकोलिनेस्ट्रेस है, ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। डेंट्रोलिन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो सक्सिनालकोलिन और हैलोथीन की वजह से होती है। जबकि जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है एंटीसाइकोटिक की वजह से होता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम डेंट्रोलिन यूज करते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए एड्रोफोनियम होती है। शॉर्ट एक्टिंग होती है, 15 मिनट तक रिजल्ट आ जाता है। ओके, तो कौन सी एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को टारगेट करती है? तो नियोस्टिग्मीन है, पायरोडोस्टिग्मीन है, एड्रोफोनियम है, फाइसोस्टिग्मीन होती है, इकोथायोफेट होती है। पैप्टिक अल्सर पेशेंट है तो एट्रोपिन क्या करती है? एट्रोपिन सैफलिक फेज को अफेक्ट कर देती है, वेगल स्टिमुलेशन को मिनिमाइज कर देती है। ठीक है, क्या एट्रोपिन का प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के ऊपर होगा? क्योंकि जो एट्रोपिन होती है पोस्ट गैंग्लिया पे जाके काम करती है, ना कि प्री गैंग्लिया के ऊपर। ओके, तो कौन सा एंजाइम एसिटाइलकोलिन के ब्रेक डाउन कराता है? तो वो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस होता है। कौन सा एंजाइम डिग्रेडेशन कराता है? तो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा प्रोडक्शन के अंदर आता है? तो वो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज होता है। क्लोनिडीन हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली रीनल डिजीज वाले पेशेंट के अंदर, ताकि ये बीपी को सेंट्रली कम कर दे, किडनी की तरफ फ्लो मेंटेन रह सके। जो कोकेन होती है लोकल एनेस्थेटिक होती है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टी होती है। बीटा रिसेप्टर एल्बोटिरोल और डेंट्रोलिन में क्या फ़र्क होता है? जो डेंट्रोलिन है डोबिटामिन है, डोबिटामिन बीटा 1 के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, हार्ट फेलियर और शॉक को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एल्बोटिरोल और टर्ब्यूटालिन एक्यूट अस्थमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एपिनेफ्रिन जब लो डोज के अंदर होती है तो ये बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाती है, हाई डोजेस के अंदर अल्फा रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। ओके, एपिनेफ्रिन इनफ्लुएंस हो गई है तो इससे बीपी और पल्स प्रेशर के ऊपर क्या होगा? तो इससे सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है, पल्स प्रेशर भी बढ़ जाती है, डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर के ऊपर ना होने के बराबर फर्क पड़ता है। गोनाथिडिन रिलीज को ब्लॉक कर देती है। नोरेपिनेफ्रिन वही है कि मीन सिस्टोलिक प्रेशर को, हाँ, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? अच्छा, नोरेपिनेफ्रिन है, सॉरी। तो नोरेपिनेफ्रिन है मीन आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ा देती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को भी बढ़ा देती है, लेकिन पल्स प्रेशर के ऊपर कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जो TCA होती है ये नोरेपिनेफ्रिन की रिएप्टेक को ब्लॉक कर देती है। ओनली डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है तो वह सक्सिनालकोलिन होती है। आइसोप्रोटिनोल बीटा रिसेप्टर को अफेक्ट करती है। ओके, ठीक हो गया। तो इसको AV हार्ट ब्लॉक के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे आती है। आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कौन सी नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं? तो ट्यूबाकुलानिन है, एट्राक्यूरियम है, मीवाकुलोनियम है, पैनक्रोनियम है, विक्रोनियम है। ओके, नोरेपिनेफ्रिन नर्व एंडिंग के ऊपर
कौन सब्सटेंस जो नोरेपिनेफ्रिन की रिलीज को कंट्रोल करते हैं? एसिटाइलकोलिन और एंजियोटेंसिन 2 होते हैं। आगे एंटीसाइकोटिक की वजह से न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम हो सकता है। ओके, आगे एट्रोपिन की वजह से स्लड होगा, यानी स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन और डेफिकेशन होती है। एयरवे सीक्रेशन कम हो जाएगी। जीआईटी मोटिलिटी है। अच्छा, एट्रोपिन किन चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है? ठीक है। फिर आगे व्हाट रिवर्सल एजेंट कुड एनी गिव्स टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन? तो एट्रोपिन को रिवर्स करने के लिए फाइसोस्टिग्विन सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, ओके। तो एट्रोपिन दी है प्यूपिलरी डायलेशन के लिए। तो जो एट्रोपिन होती है यह मैस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है सिलेरी मसल के ऊपर। साइक्लोप्लीजिया भी करवा देती है। कौन सी सिम्पैथोमिमेटिक होती है जो आप प्रिस्क्राइब नहीं करोगे हाइपोटेंशन के लिए, जिसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, स्क्लेरोसिस है, तो नोरेपिनेफ्रिन प्रिस्क्राइब नहीं करोगे। अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 एक्शन होता है। अब व्हाट टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल ब्लॉक कुड हेक्सामेथोनियम क्रिएट? तो हेक्सामेथोनियम निकोटिनिक एंटागोनिस्ट होती है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होती है। ओके, अल्फा 2 क्लोनिडीन के बाद इनिशियली वेसोकंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन ये सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ब्लॉक कर देती है, ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। आगे को ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए पैरालिडॉक्सिन और एट्रोपिन देते होते हैं। ठीक है, कौन सी एंटीमस्क्रेनिक एजेंट मिड्रेसिस और साइक्लोप्लीजिया करवाती है? तो एट्रोपिन, हेमाट्रोपिन और ट्रोपिकेमाइड होती है। ठीक है, तो कौन सी ड्रग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, लेकिन ये पल्स प्रेशर को अफेक्ट नहीं करती? तो पल्स प्रेशर को अफेक्ट नहीं करती तो वो एपिनेफ्रिन होती है। ठीक है, आगे एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और आइसोप्रोटिनोलोल कौन सी ब्रेडिकार्डिया करवाती है? तो वो नोरेपिनेफ्रिन होती है। ठीक है, आगे रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया करवा देती है। ठीक है, तो एट्रोपिन की वजह से क्या होता है? एट्रोपिन की वजह से ड्राई फ्लश स्किन होती है ड्यू टू इनिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक ब्लॉकेड है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड के ऊपर। रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया नोरेपिनेफ्रिन की वजह से होता है। फिनालिफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर पर बाइंड करती है, प्यूपिल की डायलेशन करवाती है, वेजो कंस्ट्रक्शन कराती है और नेजल डीकंजेस्टेंट एजेंट होता है। जो एपिनेफ्रिन है एनाफिलैक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ओपन एंगल ग्लूकोमा है, अस्थमा और हाइपोटेंशन होती है। एल्बिटिरोल और टेलब्यूटालिन ये एक्यूट अस्थमा के अंदर इस्तेमाल होती है, बीटा 2 एगोनिस्ट होती है। एट्रोपिन मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, मिड्रेसिस और साइक्लोप्लीजिया करवा देती है। नोरेपिनेफ्रिन बीपी को बढ़ाती है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स ब्रेडिकार्डिया होता है। पाइलोकार्पिन और कार्बाकोल ये सिलेरी मसल को एक्टिवेट करती है, ओपन एंगल ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद जो पेरिडोस्टिग्मिन होती है ये एंटीकोलिनेस्टेरिक ड्रग होती है। रिजर्पिन ये डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती है, स्टोरेज को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, नोरेपिनेफ्रिन की कन्वर्जन को ब्लॉक कर देती है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मीन आर्टेरियल और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है सोप्रोटिनोल की वजह से, क्योंकि बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। बीटा 2 जो होते हैं वो वेजोडाइलेशन करते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन जो बीटा रिसेप्टर होते हैं उनकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों कम हो जाता है, मीन भी कम हो जाएगा। कोग में रिजिडिटी है और शफलिंग गेट है, बेंस्ट्रोपिन दी गई है। ठीक है, तो जो बेंस्ट्रोपिन होती है एक एंटी मस्कुलिनिक ड्रग होती है। डोपामिन को शॉक में क्यों देती है? क्योंकि जो डोपामिन होती है D1 D2 पे जाके बाइंड करती है, इसके अलावा बीटा रिसेप्टर पे भी जाके बाइंड करती है। हार्ट रेट को बढ़ाएगी बीटा रिसेप्टर के जरिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी वेजो कंस्ट्रक्शन के जरिए और किडनी की परफ्यूजन को मेंटेन करेगी डोपामिन रिसेप्टर के जरिए। ओके, तो कौन सी ड्रग पैनक्लोनियम और सक्सिनाइलकोलिन किसके लिए बेनिफिशियल होती है? मसल पैरालिसिस ड्यूरिंग द सर्जरी और मैकेनिकल वेंटिलेशन है। पैरालिडॉक्सिन कोलिनेस्टेरेज रीजनरेटर होती है। हेमिकोलिनियम कोलिन की अपटेक को ब्लॉक कर देती है, एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। ओके, तो जो एट्रोपिन होती है वो अर्जेंसी को रिड्यूस कर देती है इन माइल्ड सिस्टाइटिस। ठीक है, हेक्सामेथोनियम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होती है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम दोनों को ब्लॉक कर देती है। ओके, हेलोथेन और सक्सिनाइलकोलिन साथ दी गई है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए ड्रेंट्रोलिन देते होते हैं। ठीक हो गया। जो नियोस्टिग्मिन होती है कोलिनेस्टेरिक ड्रग होती है, सक्सिनाइलकोलिन के फेज 1 को ये पोटेंशिएट कर देती है। आपके पेशेंट को एक्यूट एंगल ग्लूकोमा है, तो एक्यूट एंगल ग्लूकोमा तो स्कोपोलामिन का पूछ लिया, क्या स्कोपोलामिन एंटागोनाइज करेगी? या स्कोपोलामिन एंटागोनाइज करेगी, एंटी मस्कुलिनिक ड्रग होती है। मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए स्कोपोलामिन और हायोसियाइन होती है। ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिया है, तो ये पार्ट 3 वीडियो था। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड है, तो इनको फार्माकोलॉजी हाई यील्ड पॉइंट्स वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो आपके लिए बेस्ट विशेस प्रॉफ के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।